तो दोस्तों इसके पहले हम आपके लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 पढ़ा चुके थे और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16, 17 और 18। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आर्टिकल 14 सबसे ब्रॉड डायग्राम में आता है। इसके अंडर में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, 17, 18 भी इसी आर्टिकल के अंडर में आ जाते हैं। अगर आर्टिकल 14 की बात की जाए तो हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 14 में क्या था? राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। इसके बाद हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था जिसमें क्या बोला गया था? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या बोला था? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ा था हमने? रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर और सेक्स, और इसके अलावा हमने बोला था प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमने कल और इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। क्या है आर्टिकल 16? बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, देखते रहिए पूरी वीडियो। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसी में आता है आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इसी में आता है, रिजर्वेशन इन जॉब, रिजर्वेशन इन जॉब इसी में आता है। तो आपके लिए आज पता चलेगा कि रिजर्वेशन सही है कि गलत है, या फिर कहाँ से लिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी फॉर बिगनर्स। और आज इस वीडियो में आखिरी में पूछ जाएंगे कुछ सवाल जिसके आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो लाइक क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सबसे पहले बात करते हैं। आर्टिकल 16 आता है राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी में आता है। उसके साथ साथ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल रहता है। आर्टिकल क्लॉज 1, आर्टिकल क्लॉज 1 में क्या क्या बताया गया है? आर्टिकल क्लॉज 1 में बताया गया है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेंगी। क्या होगा? सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेंगी। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी की तो बात कर दी, अब ये बताओ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ रहेंगी। सबसे पहली बात, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेंगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। कहाँ रहेगी? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेंगी। सभी के लिए सेम अवसर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सबके लिए सेम अवसर मिलेंगे। मतलब कि कोई लोअर है या अपर है, या कोई इस धर्म का है उस धर्म का है, डजेंट मैटर। सबके लिए एक पोस्ट के लिए सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ए आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में बोला गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल द सिटीजन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया, फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड आर्टिकल पर। सेकंड आर्टिकल क्या है आगे देख। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 की, किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 की। अगर आर्टिकल सब 16 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो उसमें दिया गया है कि स्टेट 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 कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, किसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई सी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब कि किस किस बेसिस पर नहीं कर सकते? ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ बेसिस दिए गए हैं। सबसे पहला बेसिस आता है रिलीजन के बेस पर, फिर आता है कास्ट के बेस पर, फिर आता है रेस के बेस पर, फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, फिर आता है डिसेंट के बेस पर। डिसेंट मतलब होता है वंश के बेस पर। उसके बाद आता है रेसिडेंट के बेस पर, रेसिडेंट। इतने बेस पर हम इतने बेस पर हम क्या नहीं कर सकते? उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अभी कुछ एक्सेप्शन आएंगे, उनमें आपको देखने मिलेगा कि रेसिडेंट के बेस पर कुछ लोगों को प्रमोशन मिलता है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, या क्वालिफिकेशन के लिए रेसिडेंट इम्पोर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, तो अब क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दो लॉ पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और आर्टिकल 16 क्लॉज 2। 16 क्लॉज 2 और आर्टिकल 16 क्लॉज 1 पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इनके एक्सेप्शन। इनके एक्सेप्शन क्या क्या हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेप्शन क्या क्या है। एक्सेप्शन क्या क्या है देखते हैं।
आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या होल्ड करता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, किसके लिए, रेसिडेंट ऐसा क्वालिफिकेशन, रेसिडेंस के लिए क्या कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन के तौर पर ले सकते हैं, किसके लिए, सर्टेन पोस्ट के लिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि यूपी वाले सी और डी ग्रेड के लिए कर देते कि यूपी वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, ऐसे कहीं कहीं होता है। रेसिडेंस के लिए क्वालिफिकेशन के तहत उनके लिए सर्टेन पोस्ट के लिए कर देते हैं, जैसे कि कोई कोई पिछड़े इलाके रहते हैं तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, रेसिडेंट, मतलब कि उस जगह के लोगों के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पर रेसिडेंट ले सकते हैं। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या होल्ड करता है कि रेसिडेंस के तहत हम क्वालिफिकेशन के लिए, सर्टेन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पर रेसिडेंस को भी ले सकते हैं। दोस्तों, तो 16 क्लॉज 3 पढ़ चुके हैं जिसमें रेसिडेंट के तौर पर रिजर्वेशन या फिर क्वालिफिकेशन के तौर पर रेसिडेंस को ले सकते हैं। अब बात करते हैं अभी आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के लिए। इसमें क्या बोला गया है, स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट कैन मेक लॉ, स्टेट कोई से भी लॉ बना सकते हैं, मेक लॉ क्या बना सकते हैं, मेक लॉ फॉर द रिजर्वेशन, किसके रिजर्वेशन के लिए, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। देखिए रिजर्वेशन वर्ड आ गया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड था इसमें, रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। रिजर्वेशन वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, हर बार रिजर्वेशन वर्ड सुनते हैं, किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी को नहीं पसंद आता है। किसके बेस पर होता है, ये कास्ट के बेसिस पर होता है रिजर्वेशन, और यहाँ किसके बेस पर हुआ है, बैकवर्ड क्लास के लिए। बैकवर्ड क्लास में कौन कौन इंक्लूड किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, SC ST और OBC इस बैकवर्ड क्लास में रखा गया है। तो आर्टिकल 16(4) किसके लिए रिजर्वेशन करता है, रिजर्वेशन ऑफ फॉर सर्टेन पोस्ट, मेक लॉ फॉर रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए कर सकते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी भी जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं, चाहे वो कितना % रिजर्वेशन हो वो दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए कि वो रिजर्वेशन मिल सकता है। आर्टिकल आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 क्लॉज नो नो सॉरी आर्टिकल आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए, इसमें कि प्रमोशन दे सकते हैं, प्रमोशन फॉर सर्टेन पोस्ट फॉर ऑन द बेस ऑन फॉर द बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास के लिए प्रमोशन का प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। किसमें प्रमोशन दे सकते हैं, सर्टेन पोस्ट के लिए, सर्टेन पोस्ट के लिए, कुछ पोस्टों के लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रमोशन दे सकते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए, इसमें इतना ही पढ़ना है। इसके आगे हम चलिए दोस्तों देख लेते हैं 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी। इसमें क्या कर दिया, एंडेड कर दिया 15% रिजर्वेशन, जो किसके तहत आता था, ST SC के लिए आता था। किस में आता था, उसमें 15% हाईएस्ट पोजीशन के लिए हटा दिया, जो ST और SC के लिए आता था। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 5 के बारे में बात कर लेते हैं। 16 क्लॉज 5 के बारे में ये बोला गया है कि कोई सा भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, जैसे कोई सा भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, उसके ऑफिस का मेंबर बनना है, तो ऑफिस का मेंबर बनना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी कि पहले पार्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए, जैसे कि हिंदू है तो हिंदू होना चाहिए, हिंदू है तो हिंदू होना चाहिए। तो जो रिलीजियस मैटर आते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट आते हैं, उसके तहत यह जो 16 क्लॉज 5 है, ये किस में नहीं आएगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 में नहीं आएगा। इतनी बात है आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में। ये बात बोलिए 16 क्लॉज 5 में कि क्या होगा कि अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट धर्म का इंस्टीट्यूट है और उसमें क्या बनना है, अपन को मेंबर बनना है, मेंबर बनना है तो क्या होगा, उसके ऑफिस का मेंबर बनना है। तो अगर हिंदू है तो बोलेंगे कि हिंदू रिलीजन का बनना है, तो उसमें अब इसके तहत जैसे 16 क्लॉज 1 में क्या है कि कोई सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, और 16 क्लॉज में 2 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो यह 16 क्लॉज 5 है जो वो किसके तहत नहीं आएगा, 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 के तहत नहीं आएगा। बस इतना बोला गया 16 5। दोस्तों इसके बाद आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 6। यह कब जोड़ा गया, 103 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली एडिट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब एडिट किया गया तो इसका मतलब इस क्या एडिट किया गया, इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट चाहे या स्टेट चाहे, स्टेट कैन मेक रिजर्वेशन, स्टेट कैन गिव रिजर्वेशन किसके लिए रिजर्वेशन दे सकता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकली
वीकर सेक्शन के लिए, जो किसके तहत किस में नहीं आते हैं, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में नहीं आते हैं, उनको क्या दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। उनके लिए कितना रिजर्वेशन दे सकते हैं, इतना उतना 10% रिजर्वेशन दे सकते हैं। किसके लिए दे सकते हैं रिजर्वेशन, स्टेट कैन रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो 16 क्लॉज 4 में। अब 16 क्लॉज 4 में बन गया कौन कौन से, ST SC और OBC पढ़ा था। तो अब इसमें क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने कि इसके लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। किसके बारे में, आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को तो आप भली भांति जानते होंगे, बहुत बार सुना भी होगा। अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत होता है, मतलब कि एक दूसरे को छूने से, मतलब लोअर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग। पहले बहुत चलता था, 90-50 तक तो बहुत चलता रहेगा, अभी भी रूरल एरिया में चलता रहता है, बट अर्बन एरिया धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बट रूरल एरिया में अभी भी बहुत जगह देखने मिलता है कि तुम साथ नहीं बैठ सकते हो, एक साथ खाना नहीं खा सकते, या साथ पानी नहीं पी सकते हो, या फिर टच नहीं कर सकते, ये अभी भी चल रहा है कहीं कहीं। बट आर्टिकल 17 ने क्या कर दिया, इसको एबोलिश कर दिया, मतलब कि हटा दिया कि अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज़ अब इंडिया में नहीं रहेगी। वहाँ के आर्टिकल, क्योंकि इसके साथ एक इंसिडेंट था कि अम्बेडकर जी थे, वो भी एक बार इसके तहत, उनको भी एक बार अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा था। तो जब उन्होंने मौका मिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि आर्टिकल 17 बनाया और उसमें अनटचेबिलिटी को हटा दिया। अगर कोई अनटचेबिलिटी करते पा गया तो उसके लिए एक पनिशमेंट भी मिलेगी, मतलब कि ये लीगली ऑफेंस भी माना जाएगा, जिसके तहत किसी को भी पनिशमेंट थी। इसके तहत 2 लॉ बनाए गए थे, SC/ST लॉ बनाए गए थे, कि 1986 में आया था ST/SC लॉ, और एक और आया था सिविल लॉ भी आया था, सिविल लॉ आया था, बट ये तो इसको हटा दिया गया। बट SC/ST, चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिश टाइटल मतलब कि किसी भी टाइटल, जैसे कि पहले ज़माने में क्या चलते थे, राजा महाराजा चलते थे, राजा हो गया, महाराजा हो गया, महारानी हो गई, महारानी हो गई, ये टाइटल दिए जाते थे, उनके आगे लगते थे। राय साहब हो गया, या फिर हो गया दीवान हो गया, ये टाइटल पहले लगाए जाते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इसके पूरे, मतलब कि जब रूल बन रहा था, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, टाइटल्स को हटा दिया, पूरे टाइटल्स को उन्होंने हटा दिया। अब टाइटल को हटा दिया, बट कुछ चीज़ें छोड़ दी। जैसे कि क्या छोड़ दी, अगर कोई टाइटल कहाँ मिलता है, मिलिट्री में मिलता है, मिलिट्री देती है, किसी भी एकेडमिक में देता है। आपने देखा होगा धोनी को भी मिलिट्री द्वारा लेफ्टिनेंट का टाइटल दिया गया है, तो वो टाइटल रख सकते हैं, एकेडमिक टाइटल रख सकते हैं। किसी भी एकेडमिक टाइटल में सचिन तेंदुलकर को भी लेफ्टिनेंट मिला गया, तो वो टाइटल रख सकते हैं, या फिर एकेडमिक में कोई टाइटल बेस्ट मिला है तो वो टाइटल रख सकते हैं, बट अदर देन ए टाइटल नहीं रख सकते हैं। इसके बारे में एक इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। उस केस का नाम था बालाजी राघवन केस। क्या था, बालाजी राघवन केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी राघवन केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने पद्म, जैसे कि कोई भारत रत्न या पद्म भूषण या पद्म विभूषण होते, तो इनके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको क्या बोला जाएगा, इनको टाइटल नहीं बोला जाएगा, उनकी जगह क्या बोला जाएगा, अवार्ड अकेला बोला जाएगा। ये किसके लिए, किस फील्ड में मिलेंगे, ये बोला गया था कि कुछ भी अच्छा वर्क करने के लिए, रेंडरिंग वर्क करने के लिए, कुछ भी अच्छा वर्क करने के तहत मिलता है। किसके लिए, रेंडरिंग वर्क फॉर सोसाइटी के लिए मिलते हैं, तो इसको टाइटल नहीं बोला जाएगा, या टाइटल के तहत यूज नहीं कर सकते हैं। इनको सिर्फ अवार्ड मिलेगा, मतलब कि इनाम के तौर पर मिला है, ना कि टाइटल के तौर पर मिला है। तो फिर इसमें केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रोविज़न दिया था। इसके बारे में हम नेक्स्ट एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 2 की। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में क्या बोला गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, मतलब कि इंडिया का सिटीजन, कोई भी नो सिटीजन कैन होल्ड एनी टाइटल, नॉट अ होल्ड, कैन नॉट एक्सेप्ट, क्या नहीं कर सकता है, एनी टाइटल वाई गिवन बाय फॉरेन स्टेट। अगर
कोई सा भी टाइटल फॉरेन स्टेट देती है तो कोई सा भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बाहरी दुनिया से कोई सा भी टाइटल आएगा, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में दिया गया है कि कोई सा भी टाइटल बाहरी दुनिया से आएगा तो उसको इंडिया का एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल क्लॉज 2 में दिया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 18 क्लॉज 3 की, तो इसमें ये बोला गया है कि फॉरेन सिटीजन जो फॉरेन सिटीजन है अगर इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब कि कोई से लब के पद पर काम कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, और ट्रस्ट मतलब कि कोई से भी एनी ऑफिस में होल्ड किए गए हैं, फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, मतलब कि कोई सा भी फॉरेनर है वो कोई सा भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट के अंदर आता है तो वह कोई सा भी टाइटल नहीं ले सकता है बाय फॉरेन कंट्री और देयर पेरेंट नेशन। कोई सा भी टाइटल नहीं ले सकता है। किससे नहीं ले सकता है? फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता है, और ना ही ले सकता है किससे? ना फॉरेन स्टेट से ले सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 3 की। इसमें क्या बोला गया है? कोई सा भी फॉरेनर इसमें कहा गया है कोई सा भी फॉरेनर है जो यानी कोई सा होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एनी ट्रस्ट ऑफिस कर रहा है तो वो कोई सा भी टाइटल नहीं ले सकता है। कहाँ से नहीं ले सकता है? उसके पेरेंट नेशन से नहीं ले सकता है, पेरेंट नेशन से नहीं ले सकता है, और ना ले सकता है किसी भी फॉरेन स्टेट से भी नहीं ले सकता है। अगर लेना है तो उसको किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, इंडिया के प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई सा भी टाइटल लेना है तो किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 4 की। इसमें भी क्या कहा है कि कोई सा भी फॉरेनर अगर इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए है तो वो क्या नहीं कर सकता है? वो बाहर से, मतलब फॉरेनर स्टेट से है। अगर वो ना फॉरेन स्टेट से कोई सा भी गिफ्ट ले सकता है, ना कोई एमोल्यूमेंट ले सकता है, ना ऑफिस ले सकता है। हाँ, अगर चाहिए हो तो वो किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? उसके सबके लिए प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, तब ही कुछ ले सकता है। अगर वो भारत में काम कर रहा है या इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर काम कर रहा है तो वो ना गिफ्ट ले सकता है, ना एमोल्यूमेंट ले सकता है, ना ऑफिस ले सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज का टॉपिक जिसमें हमने आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 पढ़ा।